Assalamu alaikum students. I hope you're fine, doing absolutely amazing. Welcome back to our channel Russian Friendship House. और आज के दिन हम आपके सामने एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। उनका नाम है जुनैद अहमद। जुनैद अहमद करेंटली मास्टर्स कर रहे हैं मॉस्को पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उनकी मैंने इनकी जर्नी देखी, बहुत अच्छी मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरी लगी इनकी। और आज के दिन की जो वीडियो है वो पहले 3 वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन 3 वीडियोस के अंदर हमने आपको वो सक्सेस स्टोरीज दिखाई थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने रशियन स्कॉलरशिप क्यों सिलेक्ट करी एज कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है रशिया के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोस तो सजेशन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक मौजूद है। आप ऊपर की तरफ जाकर देख सकते हैं। हम आज के दिन बात करेंगे स्कॉलरशिप मिलने के बाद क्या क्या चैलेंजेस का मजीद सामना करना पड़ रहा होता है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रशिया के बारे में कुछ नहीं पूछा था कि भाई जब वहां पर स्टूडेंट चले जाता है तो वहां पर स्टूडेंट्स को किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चले जुनैद अहमद से बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपके कीमती टाइम का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक दिन पहले मैंने आपको जो है कांटेक्ट किया था एंड यू जस्ट एग्रीड। नेक्स्ट डे यानी कि आज फ्राइडे है, हम आज के दिन ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो जुनैद साहब बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इट्स बीन एन ऑनर टू बी हेयर। और आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम लोगों को गाइड कर सकें। और आपका भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये कि ताकि क्योंकि स्पेशली रशिया के बारे में लोगों को हम्म। इतना ज़्यादा नहीं पता इस प्रोसेस का, और लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है कि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इनकी होती भी है या नहीं। मैं पर्सनली जो है वो मैंने बैचलर्स मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम अपना इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। देन मैं वहाँ पे जॉब भी करता रहा, बट मैंने देन ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करने की कोशिश की। और मेरे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस थी यहाँ पे आने की, बट मुझे ये सूटेबल लगी, स्पेशली क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, 3D प्रिंटिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि रशिया वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो यही मेरी मोटिवेशन थी यहाँ पे आने की, कि यहाँ पे इनकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। एंड सेकेंडली, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, मॉस्को पॉलिटेक्निक में, ये मैकेनिकल के लिहाज से जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन यूरोप। तो इसलिए मैंने किया। तो फर्दर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के मुताबिक लोगों को गाइड करते हैं। बिल्कुल जुनैद, आज के दिन हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने जा रहे हैं स्टूडेंट लाइफ के हवाले से। और ये वो तमाम मराहिल हैं जिससे आप गुजर चुके हो। ये तकरीबन 1 साल पहले आए हैं। सो और उनको जी। ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है क्योंकि कुछ उनके पॉलिसीज जो हैं, कुछ प्रोसेस जो हैं वो अपडेट हुए हैं। तो आज के दिन हम बात करेंगे जुनैद साहब से। और जुनैद साहब, पहले तो ये मुझे बताइए कि जब हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पर जी। तो जी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये जो इनका हॉस्टल होता है, अकोमोडेशन वगैरह, ये हमें कैसे बुक करवाना पड़ता है। अच्छा, अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और हम यहाँ पे स्कॉलरशिप की ही बात कर रहे हैं, तो फिर आपको हॉस्टल की कोई टेंशन नहीं होती। यूनिवर्सिटी सब कुछ आपके लिए अरेंज करती है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, पहले आपको कंफर्मेशन आती है रशियन हाउस से, देन आपको रशियन यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आती है, देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वाले कांटेक्ट करते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं और आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप काइंडली अपने प्लान्स के बारे में हमें कन्वे करेंगे, आप कब यहाँ पे आना चाहते हैं। हम्म। वो आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करते हैं, अपना पूरा जो उनका सेशन का स्केड्यूल होता है वो शेयर करते हैं, और आप बताते हैं कि आपकी अब से क्लासेस हैं, तो आप अपना काइंडली इसी के मुताबिक प्लान करके तो हमें बताएं कि आप कब आना चाहते हैं। तो हमने उनको बताना होता है, उनको कन्वे करना होता है कि हम कोई एस्टिमेट डेट बतानी होती है उनको जाने की, या अपना टिकट अगर हमने अगर बुक करवा लिया हुआ है तो वो बताना होता है उनको कि हम इस डेट को वहाँ पे रशिया आपके पास पहुँच जाएंगे। तो देन वो आपको जब आपसे आप उनको बताएंगे, तो देन आपके लिए वो हॉस्टल में वहाँ पे सीट रिजर्व कर देंगे। अगर आप उन्हें कहेंगे कोई रूम नंबर या कोई बिल्डिंग नंबर बता दें, तो वो आपको उस तरह कन्वे नहीं करेंगे। आप जो ही रशिया पहुंचेंगे, तो अब वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, अपने लगेज के साथ ही वहाँ पे जाना होगा। देन आपके पास ये होता है कि वहाँ पे जाके उनकी सारी जो भी वेरिफिकेशन है वो होती है, वो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, आपका मेडिकल चेक करते हैं। कोविड का मसला था तो आपको कोविड का टेस्ट यहाँ पे आके भी करवाना पड़ रहा था। तो अच्छा। अभी तो वो मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट जब आएंगे तो आपका मेडिकल वो सारे चेक करेंगे, क्योंकि हॉस्टल की जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है, यूनिवर्सिटी वालों की अलग होती है। जो हॉस्टल वाले ये श्योर करते हैं कि हेल्दी है बंदा या फिट है कि नहीं है। तो आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर वो आपको बताते हैं कि ये आपका डॉर्मेट्री नंबर है, ये आपका रूम है। देन आपको गाइड करते हैं, आपको डॉर्मेट्री में छोड़ के आते हैं। और डॉर्मेट्री में आपको कुछ भी लाना नहीं होता, साथ में सारा फर्निश्ड होता है आपका रूम। और हम्म। आपको उसी तरह वो सारी चीज़ें
आपको डॉर्मेट्री में पहुंचा देते हैं सेम डे। तो आपको कोई यहाँ पे कहीं और होटल बुक भी नहीं करना पड़ता फॉर 1 नाइट या 2 नाइट। आपको डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी आना है और डायरेक्ट हॉस्टल में आना है। और कुछ यूनिवर्सिटी इवन के जिनके डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग डॉर्मेट्री में हो जाती है, वो डायरेक्ट डॉर्मेट्री में भी स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं और वहाँ पे सही है। प्रोसेस करके वो अपने रूम्स में चले जाते हैं इवन द फर्स्ट डे व्हेन दे कम हियर। होता ये है कि बड़ी तादाद के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डेली बेसिस के ऊपर आ रहे होते हैं वहां पर, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। आई बिलीव जुनेद साहब ऐसे ही होता है वहां पर। जी, असल में तो इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी सारी, कोई भी मतलब के लो रैंक यूनिवर्सिटी नहीं होती, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। हम्म। और इनकी सही। मल्टीपल डॉर्मेटरीज होती हैं पूरी सिटी में। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है तो इनकी 9 डॉर्मेटरीज हैं। हम्म। तो स्पेस का मसला नहीं होता। एक्चुअली ये करना ये चाहते होते हैं कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है बच्चों को अकोमोडेट करने का। सही और है। उस लिहाज से इन्होंने आपस में बच्चों को अकोमोडेट करना होता है कि सपोज अगर कोई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उसके साथ दूसरा स्टूडेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हो, ताकि उनकी आपस में कम्युनिकेशन में बिल्कुल। थोड़ा आसानी हो जाए। क्योंकि अगर कोई रशियन होगा तो फिर उनकी कम्युनिकेशन में भी मसला होगा। तो काफी। आपने उस लिहाज से आपको वो अकोमोडेट करते हैं। देन उन्होंने सारी अरेंजमेंट करनी होती है आपके सही है। लिए। रूम साफ कराना होता है, वो सारी चीजें उन्होंने करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसलिए आपने उनको 2 वीक्स अहेड बताना होता है, ताकि वो आपके लिए सारी अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी वाले कर दें, ताकि आप ठीक है। जब यहाँ पे पहुंचे तो आपको कोई मसला ना हो, कहीं और आपको रहना ना पड़े, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहें। हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स को तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं। स्टूडेंट कैन डू अ लॉन्ड्री ओवर देयर। और ये एक तरह का कंबाइन इनके पास किचन होता है जहां पर वो अपना फूड जो है वो बना सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज यू आर लिविंग विद मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनका एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है और बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती हैं। जो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सारे के सारे खत्म होते हैं। अच्छा जुनेद, अब मुझे ये बताइए कि देखें, हम पाकिस्तान का जो वेदर आजकल है, और अभी तो गर्मी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन रशिया के अंदर मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और 3-3 फीट तक जो है वो बर्फबारी हो रही है। तो मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो किस किस्म के क्लोथ्स लेकर आए हैं यहाँ पर? अच्छा, रशिया का जो वेदर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब यहाँ पे अक्टूबर में आया था तो तब यहाँ पे सर्दी शुरू हो रही थी। मतलब जो पाकिस्तान में मैक्स पीक पे सर्दी होती है वो उनके अक्टूबर में स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद आपकी जो मेन जो पीक जो महीने होते हैं आपके, मतलब कि जो स्नोफॉल के लिए जो पीक महीने होते हैं वो होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। वो बहुत पीक में होते हैं। हम्म। और उनके लिए आपको मतलब कि जो आपके क्लॉथ हैं वो होने चाहिए, जरूरी सर्दियों के लिए होने चाहिए। वो आप दोनों दोनों ऑप्शन होती हैं आपके पास। अगर क्योंकि जब पाकिस्तान से बंदा आ रहा होता है तब सर्दी का ऑफ सीजन होता है, इतनी ज्यादा सर्दी इन नहीं हुई होती। तो आपको इतनी चीजें वहां से मिल भी नहीं सकती। अगर आपको मिलती हैं तो बिल्कुल। पाकिस्तान से जो है उस वक्त बंदे को जरूर लानी चाहिए चीजें, क्योंकि यहाँ पे आके एज अ स्टूडेंट अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है और स्कॉलरशिप पे आ रहा है तो जाहिर बात है वो वेल ऑफ इतने ज्यादा नहीं होते। स्कॉलरशिप पे सारे जो होते हैं वो उनको पैसों का मसला ही होता है, मुझे खुद भी था। तो असल में ये होता है कि यहाँ पे आके चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप सर्दियों की कोई भी एक नॉमिनल भी कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई आप जैकेट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको पाकिस्तान से कोई अच्छी मिल रही है तो आप पाकिस्तान से 2-3 अपनी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर लेके आएँ। आपके पास जैकेट होनी चाहिए एक अच्छी, आपके पास कैप होनी चाहिए सर्दियों की, आपके हम्म। पास हाई हिल शूज़ होने चाहिए आपके। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। और स्पेशली इधर कल्चर इनका ऐसा है कि आपके पास बाहर जब आप जा रहे होते हैं तो आपके पास बाहर जाने का सामान होना चाहिए। वहाँ की यूरो सर्दी में होती है, पहनी हो, बड़े जूते पहने हो, नीचे कैप पहनी हो, वो सारी चीजें। क्योंकि हम जैसा बंदा जो एशियन होता है वो जब आता है तो सबसे पहले उसको सर्दी का ही मसला लगता है। तो वो बंदे को सारी पैकिंग करके ही बाहर निकलना चाहिए। देन जब भी आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप जाएं, अपने कपड़े हैंग करें, जूते साइड में रखें, हम्म। अपने बेहतरीन प्रोफेशनल शूज अपने आपके पास हों, आप वो पहने जाके। और अंदर बेशक आप टी शर्ट में घूमें, वो एक अलग चीज होती है कि यहाँ पे एक कल्चर है। बाहर जब आप निकलें तो आपको दोबारा उसी तरह पैकिंग करके फिर बाहर निकलना पड़ता है। तो पाकिस्तान आने से पहले मेरा मशवरा ये है कि सारे अपने मोटे कपड़े लेके आए यहाँ पे। टी शर्ट्स वगैरह भी रखें, क्योंकि जब बंदा हॉस्टल में होता है, अंदर होता है, तो मतलब हीटर वगैरह लगे होते हैं, बंदा कमरों में दूसरे हम्म। मोटे कपड़े नहीं पहन सकता, गर्मी होती है। और आप विंडो भी इतनी ज्यादा ओपन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है बाहर, तो मिक्स सा सही। टेम्परेचर हो जाता है। तो उसके लिए आपको टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए पास। लेकिन आपने मोटे कपड़े लेके आने हैं, जैकेट अच्छी सी महंगी से महंगी जैकेट भी पाकिस्तान में जो मिलती है आप लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मामले में फिर भी वो एग्जैक्टली सस्ती exactly. ही होगी। बिल्कुल तो सही कहा आपने।
तो वहां से अगर आप ले आएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नीचे आपने जो है वो सारे कंफर्टर वगैरह सब कुछ पाकिस्तान से अगर कुछ लेके आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। सही है। बाकी ऊपर लेने के लिए या डॉर्मेट्री में आपने कोई उसके लिए हॉस्टल के लिए कोई भी चीज़ नहीं लानी, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल लेकिन कपड़े अगर पाकिस्तान से कोई ले आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो। बाकी अगर यहाँ पे अगर सही मैनेज है। नहीं हो रहा उसमें, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट पाकिस्तान के टेम्परेचर के मुताबिक बनी होती हैं, तो अगर नहीं मैनेज हो रहा तो आप यहाँ के आके भी उसको बाय कर सकते हैं। डिफरेंट सही है। शॉप्स हैं तो आपको मिल जाती हैं चीज़ें। मेन पॉइंट ये है कि एक और मेन पॉइंट इसमें ये है कि मतलब जो स्टूडेंट लीव कर रहे होते हैं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो वो यहाँ से जा रहे होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा स्टफ होता है। जो 4 साल यहाँ पे बंदा रहा है, उसने 4 विंटर यहाँ पे गुजारे हैं, तो उसके पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, शूज भी होते हैं, जैकेट होता है, सब कुछ होता है। तो वो जब जा रहे लीव कर रहे होते हैं तो वो अक्सर अपनी चीजें दे देते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो भी अब डॉर्मेट्री में जाएं तो इधर उधर आप देखें आपका कौन सीनियर है, तो उस तरह भी एक आपको एक अच्छा चीप ऑप्शन है चीजें लेने का। ये अच्छी बात है बिल्कुल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग हम सुनते हुए आ रहे हैं। हाँ और जी। अगर जो है प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, देखें हम जो हैं ऑफ कोर्स एक हॉट वेदर कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, और हमारी नहीं वो जो चीज़ें हैं, जो फॉर एग्जांपल विंटर शूज आपने वहां पर लिए हैं, या फिर मिसाल के तौर पर आपने जो है वो फर जैकेट ली हुई है, तो यहाँ पर तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो व्हाट दे डू इज दे जस्ट गिफ्ट देम, और फिर जो भी स्टूडेंट होता है वो यूज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से जब हम रशिया जा रहे होते हैं स्टडीज के लिए, तो हमें जो करेंसी है वो कौन सी लेकर जानी चाहिए? क्या रूबल्स लेकर जानी चाहिए, यूरो या फिर यूएसडी? अच्छा, इसमें यह है कि आप पाकिस्तान में, क्योंकि रूबल की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और जिनके पास हैं भी तो वो उतना रेट अच्छा नहीं देते, और रूबल चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यूएसडीटी या यूएसडी ला सकते हैं, या आप यूरोस भी ला सकते हैं। दोनों का रेट जो आपको इजीली पाकिस्तान में, जिसमें आपका लॉस कम हो, आपको अच्छा रेट मिल रहा हो उस वक्त, आप दोनों वहाँ पे ला सकते हैं। और कोशिश करें पाकिस्तान से ही लें। कुछ ये करते हैं कि मतलब अगर ट्रांजिट फ्लाइट है दुबई की, तो दुबई से पैसे एक्सचेंज करवा लेते हैं अपने पाकिस्तान से डॉलर में, या दुबई दे में। कैसे लोग मिले हैं मुझे, लेकिन वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आपको उस तरह नहीं मिलता बिल्कुल। एयरपोर्ट के ऊपर। और आप ट्रांजिट उसके फ्लाइट के ऊपर एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर ही जो है वहाँ से एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो इसलिए हम्म। बहुत बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप या यूएसडी ले लें या यूरोस ले लें, पाकिस्तान से ही सारे पैसों के बेशक ले लें। और वहां पे आप जब ट्रांजिट फ्लाइट भी होती है, तो एयरपोर्ट के ऊपर, दुबई एयरपोर्ट के ऊपर भी डॉलर वगैरह से सारी हम्म। चीजें बाय हो जाती हैं, तो उसमें कोई भी मसला नहीं होता। फिर जब आप रशिया में आ जाते हैं डॉलर लेके या यूरो लेके, तो फिर आपको वहाँ पे एक्सचेंज कराने का भी मसला होता है। तो सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे सही। रशिया में पहुँचते हैं, तो क्लियरेंस जो होती है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको करेंसी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने सपोज क्लियरेंस हो गई, सारी चीज़ें, आप बाहर आ गए, अब आपके पास रूबल नहीं है, आपने टैक्सी करानी है, सब कुछ कराना है, तो आप कैसे जाएंगे अपने यूनिवर्सिटी में, कैसे जाएंगे हॉस्टल में, कैसे जाएंगे? तो वो चीज़ सबसे पहले आपने जब बाहर निकलना है, तो वहाँ पे सिम वाले होते हैं, सिम वाले खड़े होते हैं डिफरेंट कंपनीज वाले, तो आपने सबसे पहले उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि मैं क्योंकि वो रेट अच्छा नहीं देते, उनसे हम्म। आपने कभी भी पैसे सारे एक्सचेंज नहीं करवाने। बिल्कुल अगर सही आप कह रहे हैं सपोज हम। आपके पास जो है वो $2000 हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा भी $100-200 वहां से चेंज करवा लें। वो सही। 100-200 डॉलर आप वहां से चेंज करा के आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम्म। वहां से सिम लेनी है। सिम बहुत जरूरी है। वो सिम लेनी है, उसमें मंथली पैकेज आपने करवा लेना है। वो सिम भी इतनी महंगी नहीं होती, 600 सही। रुपल का मंथली पैकेज हो जाता है आपका। तो वो आपने वहां से ले लेनी है। देखें, दो जी जी। एयरपोर्ट हैं, एक डोमोडेडोवो एयरपोर्ट है और एक दूसरा एयरपोर्ट है। तो स्टूडेंट जो लैंड होते हैं वो कौन से एयरपोर्ट पर होते हैं वैसे? एक्चुअली इसके जो एयरपोर्ट है, मैं तो विनिकोवो पे आया था, और दूसरा वाला अच्छा। जो है उसका वो मेन एयरपोर्ट है, वो बड़ा एयरपोर्ट है, तो ज्यादातर उधर ही आते हैं। लेकिन विनिकोवो एयरपोर्ट की ना जो आपकी मिलती है, टिकट मिलती है, ये एयर अरेबिया की या फ्लाई दुबई की, ये दोनों हम्म। चीप फ्लाइट्स हैं। बिल्कुल सही इन है। दोनों की जो टिकट मिलती है, ज्यादातर विनिकोवो की जो मिलती है वो थोड़ी चीप होती है, तो इसलिए ज्यादा लोग वहां पे ही आते हैं। दूसरा जी थोड़ा बिल्कुल। मेन उनका है, तो वहां पे थोड़ी टिकट महंगी भी होती हैं। लेकिन दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं, थोड़ा बाहर करके हैं सिटी से, लेकिन दोनों पे एक्सेस है और इतने ज्यादा दूर नहीं है दोनों। तो दोनों पे टैक्सी से आया जा सकता है। मेन काम यही होता है कि जो ही बंदा यहाँ पे लैंड करे, अपनी सिम वहां से लें आप, और आप थोड़े बहुत
रूबल उनसे कैश में ले लें, सिम वाले ही बिल्कुल। पैसे चेंज कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपने येंडेक्स ऐप डाउनलोड करना जी। है, येंडेक्स टैक्सी के नाम से इनका बिल्कुल। ऐप है, तो उसी से बिल्कुल। ही आप टैक्सी बुक कराएं और वही उसी से ही आप जाएं, तो कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा टाइम लग जाए बेशक, टैक्सी वाले से कांटेक्ट एक से नहीं हो रहा, कैंसिल हो गई, दूसरी करवा लें, तीसरी करवा लें, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती होती, बिल्कुल। उनको भी नहीं आती होती, तो आने में मसला हो जाता है कभी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आ जाते हैं, लोकेशन पे आ जाते हैं, आप उनके साथ बैठें। और समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज वाले जो होते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजते हैं, तो बिल्कुल। अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले आपसे, अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वो फ्री ऑफ चार्ज भेज रहे हैं, तो आप उनसे बोलें कि कोई हमें बंदा भेज रहे हैं हमारी फैसिलिटी के लिए। थोड़े बहुत वो पैसे भी चार्ज करते हैं, अपने आने जाने का एक्सपेंस चार्ज करते हैं वो, तो वो भी आप उन्हें दे दें तो कोई मसला नहीं होगा, आपके लिए आसानी होगी, अब बाकी सारी चीजें आपके लिए मैनेज हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तरीका होता है। तो जब करेंसी लेके आ जाते हैं यहाँ पे, यूएसडी आपके पास होता है, यूरो होता है, थोड़ा बहुत आपने वहां से चेंज करा लिया, बाकी आपके पास सारे पैसे पड़े हुए होते हैं। तो आप जहाँ पे एक बैंक है, फोरा बैंक, FORA, फोरा बैंक, ठीक है, हम्म। उसका रेड कलर का लोगो है, तो आपने उसकी किसी भी ब्रांच पे चले जाना है, आपको उसी वक्त जो भी आपका बेहतरीन रेट होता है डॉलर का या यूरो का, वो आपको चेंज करके दे देंगे। मैंने काफी जगह से एक्सचेंज कराया हुआ है, इनका जो गवर्नमेंट बैंक है वहां से भी कराया हुआ है, लेकिन फोरा बैंक जो होता है उसका जो है वो रेट सबसे अच्छा होता है, तो वहां से आपको कोई भी मसला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि डॉलर और यूरोस के अलावा कोई भी करेंसी एक्सचेंज कराना इधर आसान नहीं है। मेरा एक दोस्त दिरहम लेके आया था, वो भी चेंज नहीं होते। और हम्म। बाकी जो करेंसीज हैं वो एक्सचेंज नहीं होती हैं। आप कोशिश करें कि सारे के सारे अपने पैसे डॉलर्स या यूरोस में ही लेके आएं, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होता ये है कि रशिया के अंदर जो है बैंक्स भी एज अ मनी चेंजर के तौर पर होती हैं, दे आल्सो एक्सचेंज द मनी। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप भले सिटी सेंटर से या फिर जो है जो उन्होंने बैंक बोला है वहां से आप एक्सचेंज करवा लें, लेकिन पाकिस्तान से आप ये गलती मत कीजिएगा आप सऊदी रियाल या फिर दिरहम लेकर जा रहे हैं, दिरहम एक्सेप्ट नहीं होंगे, यूरो एंड यूएसडी विल बी गुड वन। पाकिस्तान से रशिया जो है फ्लाइट्स कौन कौन सी जाती हैं और सबसे कम कॉस्टली जो होती है वो कौन सी फ्लाइट है? अच्छा, उसके लिए दो आपके लिए पास फिजिबल फ्लाइट्स होती हैं, आपके पास एयर अरेबिया है और एक फ्लाई दुबई है। दोनों चीप होती हैं, अराउंड 80,000 90,000 आपको टिकट मिल जाती है। डायरेक्ट फ्लाइट्स मेरे ख्याल से नहीं आ रही हैं, और अगर आती भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। हम्म। आपको ट्रांजिट फ्लाइट मिलती है दुबई से, एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई दोनों दुबई पे ट्रांजिट करती हैं अपनी, तो वो दोनों फ्लाइट्स ही आपके पास बेस्ट होती हैं। सर आपने मुझे बताया कि मल्टीपल स्टॉप ओवर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से आप जाएंगे दुबई, दुबई से फिर जाएंगे, तो मतलब ये जो आपने 90,000 कॉस्ट बताई है, मतलब ये कनेक्टिंग फ्लाइट की ही है ना टोटल कॉस्ट जो है? जी, ये टोटल कॉस्ट है पाकिस्तान से रशिया जाने की, दोनों फ्लाइट्स की कॉस्ट है। 95,000 की मैंने करवाई थी, थोड़ी एक्सपेंसिव होके, मतलब मैंने मुल्तान से करवाई थी, लाहौर वगैरह से 1,10,000 1,20,000 के अराउंड मिल जाती है। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती इन दोनों एयरलाइंस की। और आपको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है ट्रांजिट फ्लाइट में, 8-10 घंटे का वेट मिल जाता है, अक्सर 12 घंटे का भी मिल जाता है। हम्म। लेकिन आप फ्लाइट इनकी वेबसाइट से ही करें, किसी एजेंट के साथ जाने की फ्लाइट के लिए भी जरूरत नहीं है। इनकी ऐप डाउनलोड करें, ऐप से ही बुक कराएं, वीज़ा कार्ड से आपकी टिकट बुक हो जाती है। आप टिकट को प्रिंट कराएं और ले जाएं। और पूरी इसकी वो ही होती है, पाकिस्तान से रशिया जाने की पूरी कॉस्ट इतनी ही होती है इनकी। वहाँ पे आपको बाहर जाना अलाउ नहीं होता, आप दुबई में एयरपोर्ट आप घूम सकते हैं वहाँ पे, और शॉपिंग वगैरह कुछ भी खाना पीना है वो कर सकते हैं। चार्जिंग वगैरह फोन की सब कुछ दुबई एयरपोर्ट पे बिल्कुल। अवेलेबल है, तो मसला नहीं होता अब वेट सही। करने का भी। सही कहा आपने। बिल्कुल यही होता है कि जब हम स्टॉप ओवर्स के अंदर जा रहे होते हैं, और बहुत सारा ऐसा होता है कि पाकिस्तान टू इस्तांबुल कभी स्टॉप ओवर होता है, तो आप ये नहीं हो सकता कि आप तुर्की जो है घूमने के लिए चले गए 10 घंटे का अगर आपके पास जो है वो ले ओवर है। तो ये जब हम मॉस्को पहुंच जाते हैं तो इमिग्रेशन का जरा प्रोसेस के बारे में बताइए कि कैसा होता है अच्छा। वैसे? अच्छा, पहले तो मॉस्को पहुंचने से पहले पाकिस्तान इमिग्रेशन भी आपको चेक वगैरह करती है, तो उनका भी, क्योंकि रशिया जाने का वो भी चेक करना होता है। सही। तो मैं मुल्तान से गया था। मेन चीज़ ये होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास दो मेन चीज़ें होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट होते हैं। एक उनका जो स्कॉलरशिप वेबसाइट होती है, वहाँ पे उनका प्रोसेस हुआ होता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम, कोर्स का नेम लिखा होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने प्रिंट कराना होता है, वो आपके पास हो। और सेकंड, आपके पास रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके ऊपर सारी आपकी लिखी होती है कि हमने इस बच्चे को इनवाइट किया है यहाँ पे आने के, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बाकी तो आपके पास वीजा वगैरह सारी चीजें होंगी, लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होने चाहिए। पाकिस्तान के पास जाते हुए भी आपने सारी उनको जस्टिफिकेशन अक्सर वो मांग लेते हैं, मेरे से उन्होंने डिग्री वगैरह भी चेक की थी मुल्तान में कि डिग्री दिखाओ अपनी, ये वो।
तो आपके पास स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको रशियन मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया हुआ है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती। जो भी वो चीज़ कह रहे हैं आप उनको वो प्रोवाइड करें, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। बाकी आप अपना एक बैग रखें अलहदा से, लगेज के अलावा उस बैग में आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें हों, ताकि आप जो भी आपसे पूछे आप उन्हें फ्रीली ओपनली बता सकें। तो पाकिस्तान में मसला नहीं होता। फिर जब आप रशिया पहुंच जाते हैं तो रशिया वाले थोड़ी बहुत चेकिंग करते हैं बंदे के लिहाज से। वो जज कर लेते हैं कि ये बंदा नर्वस है या क्या है। आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर जरूर होना चाहिए, ताकि आप हम्म। उनको बता सकें कि वो उनसे बात भी कर लेते हैं अगर कोई मसला हो जाए। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि ये जो कहते हैं कि फोन वगैरह चेक होता है, ये वाकई में चेक कर भी लेते हैं। वो हर किसी का नहीं चेक करते, मुझे 10 मिनट में फ्री कर दिया था। तो बाकी किसी किसी को ही चेक करते हैं वो। तो इतना हम्म। मसला नहीं होता। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, कोर्स पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पूछ भी लें वो। और वो दो डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। कोई मसला नहीं होता, आपको क्लियर कर देते हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छा इजी प्रोसेस होता है, बट ये है कि नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी एक नई जगह होती है, और ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर भी होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है नर्वस हो जाते हैं। लेकिन आप अगर रशिया जाएंगे तो आपको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। तो ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन जो होती है वो एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है। जब आप किसी कंट्री के अंदर लीगली एंटर कर रहे होते हो, दे हैव राइट टू एग्जामिन इट, बिकॉज जब आप किसी कंट्री के अंदर लीगली एंटर कर रहे होते हो तो उनका फर्ज बनता है कि आप जो है वो तमाम फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो बंदा, जब ही उसको एंट्री मिलती है। लेकिन जी जी। परेशानी की बात नहीं है। 100% वीजा रेशो है रशिया का करंटली। बच्चे बहुत बड़ी तादाद के अंदर सेल्फ फाइनेंस पर भी जा रहे होते हैं, और स्कॉलरशिप पर भी जा रहे होते हैं, और लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर भी जा रहे होते हैं। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और खास तौर पे जो स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। उनके पास लेटर होता है, मिनिस्ट्री बिल्कुल। ऑफ एजुकेशन रशिया का लेटर होता है उनके पास। उन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ होता है, तो उनको कोई बंदा भी किसी के पास हम्म। राइट नहीं है उनको वापस भी उनको रिजेक्ट कर सके। तो हम्म। बहुत सॉलिड केस होता है। जब तक आप कोई बहुत ज्यादा ब्लंडर, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं होता। आपने सही है। किसी स्टेप के ऊपर भी स्कॉलरशिप वाले बंदे को तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। सही है। वो तो उसको अपने पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, सब कुछ उन्हें दिखाओ, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, इवन कि आपसे पूछेंगे भी नहीं कुछ। आपने डॉक्यूमेंट देना, आपको क्लियर कर देंगे, कोई मसला सही है। नहीं होता। बिल्कुल जुनेद साहब, जब हमने इमिग्रेशन क्लियर कर ली, हमारे स्टैंप लग गया कि यू आर बीन सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू रशियन फेडरेशन, इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना होता है एक हफ्ते के अंदर अंदर? अच्छा, सही है। सबसे पहले आप जब आते हैं तो आपको जब वो वीज़ा लगाते हैं, साथ में एक आपको माइग्रेशन कार्ड देते हैं, वो आपने संभाल के रखना होता है सबसे पहले तो। और उसके बाद जब हम आ जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट का कार्ड बनवाना है। आपके पास ट्रांसपोर्ट का कार्ड होता है, ट्राई का कार्ड होता है। वो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हैं, वहाँ पे मशीन्स हैं, आप मशीन के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट अप्लाई करें, 50 रुपये का आपको मिल जाता है। और उसके बाद आप अपनी मर्जी से उसको कितना रिचार्ज करना चाहते हैं आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वो मेट्रो का या जो भी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है सब पे वो एप्लीकेबल होता है, आपने वो कार्ड बनवाना है। हम्म। दूसरे नंबर पे सबसे पहले जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका कुछ ना कुछ मंथली स्टाइफंड भी होता है, उसके लिए आपको बैंक कार्ड चाहिए होता है। और वैसे भी डेली लाइफ में यहाँ पे पेपर मनी नहीं चलती, ज़्यादातर बैंक कार्ड में ही चलता है। तो आपको लिए वो कार्ड चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप जब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट बना के देंगे। वो हम्म। रिक्वेस्ट आपने जाके बैंक को जाके देनी होती है, तो बैंक आपका अकाउंट इनिशिएट कर देता है। वो उनको कहते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है, इसकी स्कॉलरशिप आनी होती है, इसका बैंक अकाउंट खोल दें। तो हम्म। आपने वो डॉक्यूमेंट लेके बैंक में जाना है, वो आपका अकाउंट खोल देंगे और आफ्टर अ वीक आपको कार्ड भी दे देंगे। वो इनिशियली एक कार्ड आपको देंगे, उसी वक्त ही कार्ड दे देंगे, वो आपका एक्टिव होगा, आप उसी वक्त ही उसको चला सकते हैं। आफ्टर अ वीक आपको वो अपना ओरिजिनल कार्ड दे देंगे। अच्छा। तो आपको ये दो चीजें करनी है। थर्ड चीज आपने ये करनी है, आपने अपने मेडिकल सारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं और अपनी इंश्योरेंस को इनिशिएट करना है आपने। जी बिल्कुल। मैं ये सवाल तीसरी पूछना चीज। चाह रहा था, आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि पाकिस्तान में एक अलग टेस्ट होंगे और फिर रशिया के अंदर जो है वो अलग टेस्ट होंगे। तो सर जी जी। ये दो दो टेस्ट का मुझे समझ में नहीं आई बात, ये क्या है? प्लीज एक्सप्लेन अच्छा तो अच्छा, करें। पहले जी जी, पहले वाले पाकिस्तान में जो टेस्ट होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब जो आप यूनिवर्सिटी में या रशियन उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये टेस्ट अपलोड करो। तो हम्म। उस वक्त हमें अब टेस्ट अपलोड करने होते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उन्हें शो करने के लिए कि हम हम्म। फिजिकली फिट हैं। वो उसके लिए टेस्ट होते हैं। उसका प्रोसीजर भी ये होता है कि आपने सिविल सर्जन के पास जाना होता है,
किसी भी गवर्नमेंट इदारे में, तो आपको वो हम्म। अपने सारे टेस्ट बता देगा कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं फॉर रशियन फिटनेस के लिए। तो वो आपने करवा के फिर आपको वो एक कंबाइन एक डॉक्यूमेंट दे देगा जिसके ऊपर सारे टेस्ट होंगे, ये बंदा फिजिकली मेंटली सारा फिट है जाने बिल्कुल। के लिए। वो आपने सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। वो सर्टिफिकेट यूज होता है आपकी डॉर्मेट्री के लिए भी और आपकी वहाँ पे रशिया के में आने के लिए भी। सही और है। अम्बेसी वाले या मतलब इमिग्रेशन वाले या कुछ भी कोई भी आपसे ये चीज पूछ भी सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए बिल्कुल। फिटनेस सर्टिफिकेट पाकिस्तान वाला। फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे रशियन लॉ है कि हर बंदे की मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो उस बिल्कुल। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपने ये करना होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपको पहले उनको प्रूव करना होता है कि आप फिजिकली फिट हैं। तो वो वैसे तभी प्रूव हो सकता है जब आप पहले यहाँ पे आके टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान वाले। बिल्कुल तो सही फिर कहा। आपको दोबारा यहाँ पे आके टेस्ट करवाने होते हैं और फिर आपकी इंश्योरेंस जो है वो हो जाती है मेडिकल। तो सर ये इंश्योरेंस का कह रहे हैं पाकिस्तान से भी तो हम एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लेकर आ सकते हैं, तो ये रशिया में इंश्योरेंस किस चीज़ की है, और ये जो है वो मतलब इसकी कॉस्ट क्या है और कहाँ से लेते हैं ये इंश्योरेंस, और कवर्ड क्या होता है अच्छा। इसमें? जी जी जी। सबसे पहले पाकिस्तान से आपको कोई किसी किस्म की इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं होती। आपने पाकिस्तान से कोई इंश्योरेंस नहीं करवानी। आपने सिर्फ सिविल सर्जन से फिटनेस टेस्ट अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। आपने रशिया आ जाना है। रशिया जब आप आ जाएंगे तो आपका जो भी रिलेशन जो भी स्टूडेंट का काम होता है वो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट करता है। आपने उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको इंग्लिश भी आती होती है। आपने सिर्फ उसके साथ कांटेक्ट में रहना है, वो आपके सारे काम कर देता है। तो इंश्योरेंस के लिए भी आपने सबसे पहले उसके पास जाना है और वो आपको दो ऑप्शन बताएगा इंश्योरेंस की, कि दो इंश्योरेंस होती हैं। एक होती है, मैं पाकिस्तानी रुपए में बताता हूँ, 30,000 की होती है पाकिस्तानी रुपए की साल की, और एक हम्म। 50,000 की होती है। जो 30,000 वाली होती है उसमें आपके मेडिकल टेस्ट इंक्लूड नहीं होते इंश्योरेंस में। आपने सिर्फ जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है आपके लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता, डॉक्टर को चेकअप वगैरह नहीं होता उसमें। सही। लेकिन जो 50,000 वाली होती है उसमें आपके टेस्ट भी सारे फ्री में कंडक्ट होते हैं अगर कोई इलनेस होगी आपको, और आपका लॉन्ग टर्म चेकअप भी हो जाता है सारा कुछ उसमें, और वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। दूसरी इंश्योरेंस के अलावा एक चीज आपको जो फॉरन करनी होती है विद इन मंथ, वो होती है आपकी फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो होती है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन रशियन फेडरेशन बिल्कुल। में हर बंदे ने करवानी होती है। उस रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो सही है। अगर आपके पास 30,000 वाली है तो आपको वो टेस्ट अपने पैसों से करवाने पड़ेंगे। सही वो है। टेस्ट 20,000 के होते हैं। और अगर आपके पास 50,000 की है तो वो टेस्ट उसी के अंदर होंगे, आपको खुद नहीं करवाने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप 30,000 की ले रहे हैं तो वो 20,000 ऐड होके आपको वो भी 50,000 की ही पड़ेगी। बिल्कुल सही तो कहा अगर आप आपने। 50,000 वाले ले रहे हैं आपके टेस्ट फ्री होंगे तो वो उतने, तो दोनों में आपको कोई फायदा नहीं होता किसी को भी। दोनों बिल्कुल। उतने ही हो जाते हैं, लेकिन इनिशियली अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो वो करवा सकता है पहले वाली, और बाद में फिर पे कर सकता है टेस्ट के लिए सेपरेटली भी। तो ये इंश्योरेंस का और फिंगरप्रिंट का ये होता है। मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि देखें, आप एक गर्म मुल्क से एक बहुत ही ठंडे मुल्क में जा रहे हैं जहां पर सर्दियां जो होती हैं वो -20 होती हैं। कराची की अगर मैं बात करूं तो 18 टेम्परेचर हो गया था कराची में, तो वो लोगों का जो है हालत बुरी हो गई थी। और ऑफ कोर्स आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो एक वहाँ का एक अलग टेम्परेचर है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोगों की सेहत से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। तो बेहतर है कि आप इंश्योरेंस 50,000 वाली करवाइए। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, रीज़न ये है कि आपको नहीं पता वहां जाकर आपकी जो है क्या आप इतनी ठंड सस्टेन कर पाएंगे या फिर नहीं। हो सकता है कि वहां जाकर आपको खांसी हो जाए या फिर आप बीमार पड़ जाएं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि या फिर आप मिसाल के तौर पर कहीं जा रहे हो, आपको चोट लग जाए, आप स्लिप हो गए, तो जो भी ट्रीटमेंट होता है सारे का सारा वो 50,000 वाली जो इंश्योरेंस होती है उसके अंदर कवर्ड होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है अपने पैसे बचाने से बेहतर यही है कि आप जो है अपने आप को इंश्योर्ड करवाइए, ताकि आप जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सारे के सारे कवर्ड हो जाएं इसके अंदर। सर अब ये सारी चीज़ें तो आपने मुझे बता दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें क्या क्या करना होता है। और ये मुझे बताइए कि सर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट जो होता है ये कैसे अप्लाई करते हैं सर? सही हो गया। रशियन फेडरेशन के अंदर तीन मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो हर वक्त आपकी जेब में होने चाहिए, चाहे आप सब्जी लेने भी गए हो तो वो आपके जेब में होने चाहिए। तो उन तीन डॉक्यूमेंट में एक आपके पास होता है रजिस्ट्रेशन होती है, और एक माइग्रेशन कार्ड होता है, और एक आपका वीजा होता है। जी। तो रेजिडेंस परमिट जो है वो रजिस्ट्रेशन ही होती है एक किस्म की यहाँ पे, तो उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं यहाँ पे। ये तीन डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा होने चाहिए। वीजा आप लेके आओगे वहां से, माइग्रेशन कार्ड आपको एयरपोर्ट पे दे दिया जाएगा। तीसरी चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन।
हम्म। रजिस्ट्रेशन आपका, आपने वही बात आ गई कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास आपने जाना है, वो आपको विद इन अ वीक जो है वो दे देंगे रजिस्ट्रेशन। सही है। वो रजिस्ट्रेशन आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होती है वीजा के ऊपर, जब आप वीजा लेके आते हैं वो इनिशियल वीजा होता है, 60 डेज का इनिशियल वीजा होता है। तो सही उसके है। मुताबिक रजिस्ट्रेशन होती है। फिर आपने वीजा भी अपने यहाँ जाते सार ही आपने विद इन वीक उनको वीजा की फीस पे करनी है एक्सटेंशन की। 1600 रुपल, मतलब पाकिस्तानी 5-6 हज़ार फीस होती है वीजा की, वो ये आपने बैंक में जमा करा के उनको वीजा देना है, ताकि यूनिवर्सिटी आपके वीजा एक्सटेंड करने के लिए 1 साल का अप्लाई कर दे। और सही। साथ ही आपको वो रजिस्ट्रेशन दे देती है। जब आपका वीजा आ जाता है फिर आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा रीन्यू करानी होती है। रजिस्ट्रेशन आपकी होती है मेन जिधर आप रह रहे होते हैं, कि मैं डॉमेट्री में रह रहा हूँ तो मेरी डॉमेट्री के नाम पे रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो सारा यूनिवर्सिटी ही प्रोसीड करती है। उसकी छोटी मोटी फीस होती है, 2-3 हज़ार पाकिस्तानी रुपी उसकी फीस होती है, 5-6 हज़ार वीजा की फी होती है। या आप सही है। अगर पहले हफ्ते में ही ये काम हमने करना होता है, दोनों की फी बैंक में जमा करा के रिसिप्ट जाके यूनिवर्सिटी को देनी होती है, अपना वीजा भी पासपोर्ट भी उनको जाके देना होता है, हम्म। और वो हमारा वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट मेजोरिटी जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और उसके अंदर आपके पास मेट्रो आता है, आपके पास ट्रैम आता है, आपके पास बसेस होती हैं। तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है वैसे, ऑन एन एवरेज, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो? इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। जो स्टूडेंट अपने रेगुलर कोर्स के ऊपर होते हैं उनका 3 मंथ का आता है पाकिस्तानी। अगर आप देखें रूबल में होता है वो 2000 रुबल होता है, 2300 बहुत होता है, आई सस्ता है। थिंक 3 महीने का होता है। बहुत सस्ता है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो रेगुलर कोर्स में होते हैं। जो हम्म। लैंग्वेज कोर्स में होते हैं, अपने प्रिपरेटरी कोर्स में होते हैं, उनके लिए होता है 2500 का 1 महीने के लिए। मतलब पाकिस्तानी रुपीज अराउंड 7-8 थाउजेंड का होता है 1 महीने के लिए। वो हम्म। अनलिमिटेड होता है। वो आप ट्रैम भी यूज कर सकते हैं जितनी मर्जी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो बसेस भी यूज कर सकते हैं, अमेजिंग। मेट्रो भी यूज कर सकते हैं। तो आप मतलब पूरा मॉस्को घूम सकते हैं उसी कार्ड के ऊपर। तो वो एक कार्ड क्या जो है बात वो है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर जब मेन कोर्स में चले जाते हैं तो मजीद कम हो जाता है, वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है आपके पास घूमना। मॉस्को मेट्रो वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट और सबसे बेहतरीन मेट्रो में उसका शुमार होता है। एक एक सेकंड का उसके अंदर जो है वो टाइम ड्यूरेशन नोट की जा रही होती है, और बहुत ही एफिशिएंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं आपको ये कहूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आप यूज करें। इसका एक रीजन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बजट फ्रेंडली होता है। स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं होता है किसी भी तरीके का। अगर आपकी मल्टीपल जगह पर क्लासेस है ना, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करें, बिकॉज बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, बजट फ्रेंडली होता है, और स्टूडेंट को इशू नहीं होता। व्हाट इज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज इन रशिया? बीइंग अ मुस्लिम, बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को हलाल फूड मिलना बड़ा दुश्वार होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से कितनी कॉस्ट आती है और कहाँ से मिल जाता है? अच्छा जी, सबसे पहले जो है ग्रोसरीज जो होती हैं वो यहाँ पे रेडीली अवेलेबल हैं। सुपर मार्केट्स होती हैं, मतलब तकरीबन हर स्ट्रीट में कोई ना कोई सुपर मार्केट होती है। एवरेज कॉस्ट वो बंदे की अपनी लिविंग के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना उसको अफोर्ड कर रहा है, और क्या उसका खाना पीना है वो घर में बना रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा है। तो वो हम्म। उसको अपना डिपेंड करता है। तो लेकिन 8 to 10 थाउजेंड पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी नहीं, सॉरी, रूबल्स, 8 to 10 थाउजेंड रुबल अगर हों तो उसमें बंदा बहुत इजीली जो है वो अपना मैनेज कर सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह जो है वो पार्टी वगैरह नहीं करता या बहुत ज़्यादा आउटिंग वगैरह नहीं करता, अगर सिर्फ वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारा, तो 8 to 10 थाउजेंड रुपल में वो बहुत अच्छी अपनी यहाँ पे अर्निंग जो है वो अपनी लिविंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकता है। मतलब वो पाकिस्तानी बन सकता है। 35 एक हज़ार बनता है, तीस बिल्कुल पैंतीस इतना हजार ही है। पाकिस्तानी में आप बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं, हर चीज़ जो है वो खा पी सकते हैं। सेकेंडली आपने कहा कि हलाल फूड के हवाले से, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, तो इसलिए हलाल फूड बहुत ज़्यादा रेडीली अवेलेबल है। आपको नॉर्मल मार्केट्स में भी आप जाएंगे तो एक हलाल की स्टैंप, अरेबिक में हलाल की स्टैंप लगी होती है। वो आपने फूड अगर बाय करते हो तो वो आपको हलाल होता है। आपको यहाँ पे सॉसेजेस भी हलाल मिल जाते हैं, चिकन भी बिल्कुल। हलाल मिल जाता है, मीट भी हलाल मिल जाता है, सब कुछ आपको हलाल। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर कोई किसी को मसला आ रहा है तो भी हलाल में मिल जाती हैं। तो वो रेडीली अवेलेबल है, कहीं दूर जाके कुछ लेना नहीं पड़ता। हर हम्म। मार्केट के ऊपर हलाल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पर उज़्बेक कम्युनिटी, चेचन कम्युनिटी, तुर्किश कम्युनिटी,
भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मॉस्को के अंदर आपको हलाल फूड नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल गलत है। हर किस्म का फूड यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल। और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी रशियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है ताकि जो हलाल फूड की जो सप्लाई है वो हर तरीके से मेंटेन हो जाए। जैसे कि आप इतनी मल्टीकल्चरल जगह पर पढ़ रहे हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर किस किस्म की जॉब करते हैं, कुछ एनी आइडिया? जी, बच्चे यहाँ पे जो मेन जॉब कर रहे होते हैं, वो शुरू में तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे जॉब लेना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आपको नहीं भी आती लैंग्वेज तो उसके लिए कुछ होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। एच एच headhunter.ru है। रशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जॉब हम्म। का। और उसके बाद आपके पास कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक प्रॉफी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में क्लासेस दे सकते हैं और वो बच्चे बहुत अच्छा पे भी करते हैं। आप अपने बच्चों की असाइनमेंट्स बना सकते हैं, मैथ्स की, इंग्लिश की, हम्म। डिफरेंट लैंग्वेजेस की आप उनकी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आप इस तरह अर्न कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती। और हेड हंटर जो है वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको जॉब इंग्लिश में भी मिल जाती है, रिमोट वर्क भी मिल जाता है। सही है। लेकिन बाहर अगर आपने फील्ड में जॉब करनी है तो आपको कहीं पे भी लैंग्वेज के अलावा जो है वो जॉब लेना बहुत मसला हो जाएगा। बिल्कुल सेकेंडली ये है कि आप अगर प्रिपरेटरी कोर्स में हैं तो प्रिपरेटरी कोर्स में आपको लीगली जॉब अलाउ नहीं होती। अगर आप प्रोफेशनली मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके जॉब नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। जब आप मेन कोर्स में चले जाते हैं तब आप जॉब कर सकते हैं। फ्री आवर्स होते हैं आपके पास, जितना मर्जी आप काम करें। सही है। लेकिन प्रिपरेटरी कोर्स में आप जॉब ऑफिशियली नहीं कर सकते, लेकिन आप सही। वैसे क्योंकि स्टूडेंट्स ने क्योंकि सरवाइव करना होता है तो वो जॉब करते हैं यहाँ पे। 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट करते हैं। अराउंड जो इनका पर डे जो इनकी वेज है अराउंड वो 2000 रूबल to 2500 रूबल होती है पर डे, 8 to 10 आवर शिफ्ट की। तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में, आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में आप काम कर सकते हैं। तो वो काम मिलना जो है वो आसान हो जाता है। देन आप अगर मेन कोर्स में चले जाते हैं तो देन केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, वो सारी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स होती हैं वो भी आपकी ओपन हो जाती हैं और वो रेडीली अवेलेबल हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा अपने जितने भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं कि देखें, आई अंडरस्टैंड कि आपने आइल्स किया हुआ है, आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रशिया के अंदर जो है इंग्लिश, रशिया में सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज बैरियर जरूर आएगा। बिकॉज इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए रशियन कल्चर सेंटर जो है वो आप लोगों को रशियन क्लासेस दे रहे हैं। रशियन क्लासेस जो कंडक्ट की जाएंगी वो रशियन टीचर होंगी, आप वो कंडक्ट करेंगी, और उसके अंदर आपको तमाम मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे। आपको इतना एलिजिबल बना दिया जाएगा, जो भी डे टू डे लाइफ में आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं आप बहुत इजीली रशियन के अंदर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद 3 महीने का कोर्स किया है। तो आप जरूर जो है ये कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सेशन को वाइंड अप करते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जुनेद साहब का, अपनी कीमती स्केड्यूल में से इन्होंने मुझे टाइम दिया, और आप लोगों की भले के लिए जो भी हमने यहाँ पर इनके साथ जो एक सेशन रखा है, ताकि हम मजीद बताते चलें कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्या है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो थी जिसमें मैं पहली मर्तबा रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में पूछ रहा हूँ जुनेद साहब से। तो जुनेद साहब, क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो रशिया में पढ़ना आना चाहते हैं? जी, मैं तो ये एडवाइस दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली मॉस्को जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कैपिटल है घूमने के बिल्कुल। लिहाज से। और इनके इन्वायरमेंट, इनका कल्चर, इनकी हिस्ट्री जो है सोवियत की, ये मतलब अगर आप नहीं भी स्टडी में तो वंस इन अ लाइफ यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदे को यहाँ पे बिल्कुल। सारा कुछ देखना चाहिए क्योंकि इनका पुराना जो कल्चर और हिस्ट्री है। सेकेंडली जो इनकी एजुकेशन की बात रह गई, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ और बाकी चीज़ों में भी, और बहुत डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं। और थर्डली जो इनका लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है ये, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जगह पे बोली जाती है रशियन बिल्कुल। लैंग्वेज, और वो आपको एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ही मिलेगा। थर्डली यहाँ पे आप वेदर भी जो है उसके भी अपनी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया में नहीं होती, जो यहाँ पे सिर्फ हो सकती हैं। जैसे आइस आइस बिल्कुल। स्केटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और इनका आर्किटेक्चर ये वो मतलब मैंने तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मैं सबको ये इनकरेज करता हूँ वो ज़रूर यहाँ पे आएँ और एजुकेशन यहाँ पे इनकी एंजॉय करें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कल्चर सेंटर प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, जो उनके थ्रू यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से हमेशा कोशिश ये होती है कि हम हर बच्चे को जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड करें,
लेकिन आप लोगों की तमाम कॉल्स, तमाम क्यूरीज जो होती हैं वो हम इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन जुनेद साहब का। अगर आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन मौजूद है। और आप अगर चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम फिर से इस तरीके से कोलैब करें तो डू लेट अस नो। और फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, जुनेद साहब को भी। अल्लाह हाफिज़।